ठीक है ना। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 4 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो किसी को भी याद है लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, कहाँ पे हमने अपना लेक्चर 3 एंड किया था? लेक्चर 3 में तो बच्चे ज्यादातर हमने क्वेश्चंस लिए थे, है ना, ज्यादातर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, मैंने समझ लिया, जो भी आप कहना चाहते थे उस चीज की टेंशन नहीं करो, इंटर रिलेट करके चलेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने ज्यादातर चीज वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन आंसर लिए थे, और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने वो पढ़ा था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक चीज और पढ़ी थी, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। ये चीज हम पढ़ के आए थे अपने लास्ट लेक्चर में। अब हम इसी को बच्चे कंटिन्यू में रखेंगे। सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेशन करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वर्क कैलकुलेशन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके रिवर्स में भी एक फोर्स लगेगी। मीन्स यार पी एक्सटर्नल वुड बी इक्वल टू सम वैल्यू, जो आपका प्रेशर है वो किसी वैल्यू के इक्वल होगा। तो जैसे मैंने बताया कि हमने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। वही चीज बच्चे हम शुरू करते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी हमने पढ़ा था। नाउ वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है। पूरा पेज ले लेते हैं, शुरू से करते हैं। देखो वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। नाउ यू नो आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ी थी। 5th चैप्टर में हमने सारे लॉस को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन निकाली थी ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चे, एनआरटी बाई वी। वी कैन पुट प्रेशर एज एनआरटी बाई वी। तो प्रेशर को क्या लिख दिया हमने, एन आर टी बाई वी विद द नेगेटिव साइन। कि यहाँ पे हम कुछ पहले हम इतना ही लिखते हैं डब्ल्यू। अब क्या करेंगे बच्चे, एनआरटी को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, ये कांस्टेंट ही है वैल्यूज। अंदर क्या रह गया, सिर्फ डीवी बाई वी। इसकी कुछ लिमिट्स हम इंस्टॉल कर देते हैं, वी आई बाई वी एफ। तो जब भी डीवी बाई वी की हम इंटीग्रेशन लेते हैं ना विद इन लिमिट्स, मान लो ये V1 है ये V2 है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट। यानी कि W इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी V2 बाय V1 आ जाएगा। W की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एनआरटी V2 बाय V1 विद लॉग नेचुरल। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है लॉग नेचुरल V2 बाय V1। ये वी आई वी फाइनल है, फाइनल बाय इनिशियल कर लो जाए। ठीक है, अब लॉग नेचुरल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लॉग नेचुरल को हम लॉग में डिवाइड कैसे करते हैं, लॉग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल के लिए बच्चे जब हम वर्क डन निकालते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बात करते हैं। W का क्या फॉर्मूला था, P एक्सटर्नल इंटू डीवी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इज इक्वल टू एनआरटी, जहां से हम प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, एनआरटी बाई वी। हमने क्या लिख दिया, एनआरटी बाई वी लिख दिया। सो दिस वुड बी इक्वल टू डीवी बाई वी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डीवी बाई वी, एनआरटी को मैंने कॉमन ले लिया। जब हम डीवी बाई वी की इंटीग्रेशन लेते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू लॉग नेचुरल अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू उसकी अपर लिमिट क्या थी, VF डिवाइडेड बाय VI। यहाँ पे V1 V2 लिख दो, जो मर्जी आप लिख सकते हो। VF का मतलब V फाइनल और VI का मतलब V इनिशियल। अब लॉग नेचुरल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लॉग इजिली निकल जाता है। तो लॉग नेचुरल को लॉग में कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या लिख दिया, W इज इक्वल टू 2.303 NRT log VF बाय VI। क्लियर हुआ ये सबको डेरिवेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस निकी, ये बच्चे वही टॉपिक है, आइडियल गैस इक्वेशन। हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क एक्सपेंशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। माइनस 2.303 क्यों आया, और आया तो कुछ भी हटा नहीं। ये बच्चे लॉग नेचुरल को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो दैट इज अ फॉर्मूला कि लॉग नेचुरल जो है वो 2.303 इंटू लॉग के इक्वल होता है। ठीक है, लॉग देखना आता है सबको? यस, एनीवन नो हाउ टू सी द लॉग वैल्यू?
यस और नो बताओ फटाफट से। यस, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। बच्चे लॉग को देखने के लिए हमें लॉग टेबल मिलता है। ठीक है, आपको किसी को भी लॉग की वैल्यूज को लर्न नहीं करना, इसके लिए एक लॉग टेबल होता है। आप अपनी मैथमेटिक्स या फिजिक्स की बुक के पीछे देखोगे ना, तो लॉग और एंटी लॉग के टेबल दे रखे होते हैं। लॉग का भी टेबल दिया होता है और एंटी लॉग का भी टेबल दिया होता है। ठीक है, तो उसको देखना एज सच, ठीक है, अभी तो नहीं हम सीखेंगे, बट आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लगाया जाएगा। ठीक है, सो वी आर प्लानिंग, जिसमें आपको लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, स्लोप स्लोप कैसे देखा जाता है, वो सारा सिखाएंगे। तो वी आर इंटरेक्टिंग कि वो मैथ्स का कोई लेक्चरर आपको सिखाएगा या केमिस्ट्री वाला ही कोई बता देगा। ठीक है, सो डैट अभी उससे आपको कैसे देखना है वो बता देंगे। फिलहाल के लिए बस इतने तक हम फोकस रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस, चल अच्छा, एक चीज और बच्चे, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, किसी को याद है बॉयल्स लॉ क्या था? यस, एनीवन नो अबाउट बॉयल्स लॉ? किसी को बॉयल्स लॉ की इक्वेशन याद है? कौन बताएगा मुझे? स्टेट ऑफ मैटर में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। टेम्परेचर कांस्टेंट, और रिलेशन क्या था? रिलेशनशिप किस किस के बीच में किया था हमने? यस, किसके बीच में रिलेशन था बच्चे बॉयल्स लॉ में? बॉयल्स लॉ की देखो क्या इक्वेशन थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इट मींस P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V1 बाय V2। तो यहाँ पे P1 अच्छा V2 बाय V1 उल्टा है ना, V2 बाय V1, P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो यहाँ पे इक्वेशन V2 बाय V1 है। V2 बाय V1 P1 बाय P2 के इक्वल भी होती है, तो W को हम -2.303 NRT log PI बाय PF की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन को आप प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हो बच्चे, और वॉल्यूम की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे पास बनते हैं वर्क डन के, एक इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम एंड सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको? यस, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इज इट क्लियर ना? ये क्लियर है सबको? यस और नो? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बच्चे, अब हम करेंगे वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट वाली जो हमने करी थी, दिस इज फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या होता है कि कोई पी एक्सटर्नल जो है वो किसी प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो उसके इक्वल होता है। तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, तो उसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू प्रेशर की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें पॉसिबल होती हैं। बट इफ वी गो थ्रू द इरिवर्सिबल प्रोसेस ना, तो उसमें जो पी एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन को हम नहीं फॉलो करते, वो सिंपल क्या रहता है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो उसमें क्या रहती है वैल्यू, P एक्सटर्नल डेल्टा वी ही रहती है। उसमें PV/NRT वाली इक्वेशन हमारी नहीं सूट करती। तो डैट इक्वेशन इज ओनली फॉर रिवर्सिबल। अगर बच्चे इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिंपल हम यूज करेंगे, डैट इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P एटमोस्फेरिक। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कौन सी यूज करनी है। मतलब आपको इरिवर्सिबल के लिए तो सिर्फ यही वाली यूज करोगे आप। ठीक है, क्लियर? यस, ठीक है। तो आदित्य इज आस्किंग व्हाई, क्योंकि बच्चे इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपकी रिएक्शन जो है वो जितना प्रेशर दे रहे हो ना, दैट वुड बी ओनली दैट प्रेशर वुड बी एप्लीकेबल, कि जितना आपने प्रेशर दे दिया वही एप्लीकेबल है। ठीक है ना, उसके बाद सिस्टम पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सिस्टम के थ्रू तो प्रेशर नहीं आएगा ना, सिस्टम नहीं लगाएगा क्योंकि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो जितना आपने प्रेशर दिया वो वहीं तक सीमित रहता है। सो दैट्स व्हाई हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आप प्रेशर दे रहे हो वो एक आपको पता होगा कि इतना ही प्रेशर है, और जनरल केसेस में वो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। ठीक है, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है देन वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो फॉलो अप नहीं रहती। दैट्स व्हाई हमारे पास पी एक्सटर्नल इज इक्वल डब्ल्यू क्या आ जाता है, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा अब हम एक बात करेंगे बच्चे, देखो वर्क डन की अगर मैं बात करूं, मान लो ये एक थी मेरे पास प्रोसेस कि यहाँ पे मैंने कोई प्रेशर लगाया, अब गैस एक्सपैंड हो गई, उसने अलग से एक प्रेशर लगाया और पिस्टन यहाँ हो गया, ये वर्क डन था, फिर एक और वर्क डन हो गया, मतलब टोटल वर्क डन वुड बी लाइक दिस। ये हुई रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में क्या था, आपने पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर लगाया, वो बस मूव हो गया, डेट दिस वन, दिस इज माय वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। तो किस केस में हमारा जो वर्क डन है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, किस में वर्क डन ज्यादा होगा? यस, वर्क डन वुड बी ग्रेटर इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में। इसको हम कैसे एग्जांपल को याद रख सकते हैं, मान लो आपने एक बंदे को धक्का दिया, ठीक है, और उसने रिटर्न में आपको धक्का दे दिया, अब हो गया ना, लड़ाई बढ़ गई। अब आप किसी पतले से उसको धक्का दोगे ना, वो कहेगा चल यार क्या ही पंगा लेना इससे, ये तो उल्टा ही मारेगा, तो फिर वहां पे क्या रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, वो चुपचाप चला गया। तो रिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है बच्चे, वर्क डन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो वर्क डन रिवर्सिबल के केस में ज्यादा होगा और मैक्स मिनिमम किस में होगा, इरिवर्सिबल में। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हमारे पास रिवर्सिबल में क्या रहता है कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इट मींस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही था हमारा बॉयल्स लॉ भी, बॉयल्स लॉ भी यही बोलता है ना कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। और वर्क डन आप देख सकते हो, ये सारा वर्क डन रहेगा, इसका वर्क डन भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इरिवर्सिबल की बात करें तो ये कॉन्स्टेंसी शो करता है, ये पी और वी के बीच में एक कांस्टेंट नेचर शो कर रहा है कि पीवी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है उतना ही वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। और वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, रिवर्सिबल वाले में एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? यस और नो? यस, इज इट क्लियर? यस, चलो अब हम बेटा एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोकोरिक? आइसोकोरिक का क्या मतलब है हमारे पास? यस, आइसोकोरिक क्या होगा? हमने पढ़ा था ना आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, तो क्या होता है आइसोकोरिक? कोई बता सकता है मुझे? फटाफट बता दो, इसमें तो लिखा भी हुआ है, पढ़ के भी बता सकते हो तुम लोग। सेम कोरिक, कोरिक का क्या मतलब है बेटा निक्की? व्हाट डू यू मीन बाय कोरिक? वॉल्यूम कांस्टेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट निधि। ठीक है बच्चे, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, क्या कांस्टेंट हो, वॉल्यूम जो है हमारा वो कांस्टेंट हो। अब हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या ले रहे हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डीवी का क्या मतलब है, चेंज इन वॉल्यूम। जब आपने बोल दिया बच्चे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो चेंज हो ही नहीं रहा। दैट मींस डीवी इज इक्वल टू जीरो। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अगर डीवी जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो चाहे बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर आइसोकोरिक सिस्टम होता है तो वर्क डन क्या रहता है, जीरो। वर्क डन इज जीरो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। यस, गॉट माई पॉइंट? ये सबको बात समझ आई
कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो ही होने वाला है, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सो दैट इज वर्क कैलकुलेशन, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, आइसोकोरिक में वो जीरो ही रहती है। अच्छा, अब एक बात करेंगे हम आइसोबैरिक की, क्या वर्क डन आइसोबैरिक में भी जीरो रहेगा? यस, अगर मैं बात करूं आइसोबैरिक की, आइसोबैरिक के केस में वर्क डन क्या होगा? Who's gonna tell me about work done in case of isobaric? Yes, isobaric के केस में भी वर्क डन जीरो होगा, yes और no? प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो उस केस में क्या वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा? नो, नो, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चे। आइसोबैरिक का क्या मतलब है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, बट चेंज इन प्रेशर तो हम यूज ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं पी एक्सटर्नल डीवी की। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ओवरऑल में अगर प्रेशर की वैल्यू 5 भी रहती है तो भी वर्क डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे बात करते ना डीपी की, अगर हम चेंज इन प्रेशर की बात करते तो वो चीज जीरो होती, बट यू आर जस्ट टेकिंग द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट भी रहे पूरे उसमें, मान लो अगर मैं बोलूं कि 5 एटमॉस्फेरिक का कांस्टेंट प्रेशर चलाना है, तो उससे वर्क डन हमारा जीरो नहीं होगा। सो वर्क डन की वैल्यू वही रहेगी, पी डेल्टा वी के इक्वल। ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट भी है तो देन वर्क डन इज स्टिल माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, सो दिस इज वर्क कैलकुलेशन फॉर आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। गुड, नाउ कम टू अनदर थिंग। अब हम गामा वाली एक चीज पढ़ेंगे। देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। अब एक चीज आई कि सीपी बाय सीवी, जिसको हम पोजीशन रेशियो भी बोलते हैं, सीपी डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। अब हमने क्या बोला कि इस वाली इक्वेशन को राइट इन द फॉर्म ऑफ गामा, राइट इन द फॉर्म ऑफ गामा की फॉर्म में हमें ये इक्वेशन लिखनी है। कौन सी? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है। अब हमें इसको गामा की फॉर्म में लिखना है, हमें पता है गामा किसके इक्वल है, सीपी बाय सीवी के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड द होल इक्वेशन विद सीवी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर दो। सीपी बाय सीवी माइनस सीवी बाय सीवी इज इक्वल टू आर बाय सीवी। तो सीपी बाय सीवी क्या हो गया, गामा, माइनस सीवी बाय सीवी कट गया आर, आर बाय सीवी, तो आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सीवी गामा माइनस वन, यानी गामा माइनस वन इंटू सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये हमारी गामा की फॉर्म में भी इक्वेशन आ गई। तो यही चीज उन्होंने करी है कि गामा माइनस वन सीवी इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, ये चीज सबको पोजीशन रेशो वाली क्लियर हुई कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं? यस और नो? क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे कि एक है हमारे पास वर्क कैलकुलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब क्यू जीरो। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है कि क्यू की वैल्यू जीरो है। नाउ वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एडियाबैटिक प्रोसेस बोलिए तो मतलब क्यू जीरो है, तो इस केस में डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, डब्ल्यू के। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बोला है, हमने डेल्टा यू को मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिख दिया। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, यही था मोलर हीट कैपेसिटी, याद है सबको? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीन बहनों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तीन बहनें हैं आपस में। ठीक है, तो उसमें से मोलर हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला था, एन सीवी डी टी। यहाँ पे हमने लिखा है बच्चे डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई, एन सीवी डी टी के। ठीक है, अब सीवी को हम गामा वाली फॉर्म में लिख देते हैं। सीवी को किस फॉर्म में लिख दिया, गामा वाली में। यहाँ पे अभी अभी आपने निकाला सीवी इज इक्वल टू
आर गामा -1, ये लिख सकते हैं ना हम सीवी की जगह। अब इस सीवी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एन आर गामा -1 और यहाँ पे क्या था डी टी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एन आर डेल्टा टी गामा -1। नाउ यू नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। तो इन्होंने एन आर डेल्टा टी लिखा है, मीन्स डेल्टा पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो एन आर डेल्टा टी की जगह डेल्टा पीवी लिख सकते हैं हम। यस, एन आर डेल्टा टी की जगह क्या लिख दिया, डेल्टा पीवी, यानी P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो W की हम एक वैल्यू क्या लिख सकते थे, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इक्वेशन फॉर, क्या बोल सकते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में हम पीवी गामा भी लिख सकते हैं कि पीवी गामा जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर, एक बारी दोबारा करते हैं इसी को, लेट्स रिपीट दिस वंस अगेन। देखो, सबसे पहले बच्चे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिखना था लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें प्रोसेस क्या दे रखी है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस दे रखी है जो कि क्या बोलती है, क्यू क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। क्यू इज जीरो, सो इट मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के। नाउ डेल्टा यू को हम डी यू को इन द फॉर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी लिखेंगे। ठीक है, दिस इन द फॉर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में डेल्टा यू किसके इक्वल था, एन सीवी डेल्टा टी के। दिस इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, वही चीज अब हमने यहाँ पे पुट कर दी कि डब्ल्यू भी हमारा किसके इक्वल आ गया, फिर एन सीवी डेल्टा टी के। डी टी लिख लो चाहे डेल्टा टी लिख लो। नाउ अब हमें पता है सीवी की वैल्यू, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ गामा, एन इंटू आर गामा -1 डी टी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी बाय गामा -1। नाउ एन आर डेल्टा टी, सो यू नो द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू NRT। अब डेल्टा PV कैन बी इक्वल टू NR डेल्टा T। तो इस NR डेल्टा T की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा ऑफ PV। इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डेल्टा ऑफ PV। तो W हमारे पास क्या आ गया बेटा, W इज इक्वल टू डेल्टा PV बाय गामा -1। तो डेल्टा PV को अगर आपको पूरा इसमें लिखना है, यू कैन राइट इट एज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। So this is also one of the equation used for work done for adiabatic expansion। adiabatic के लिए भी हम work done का एक ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करना है, गामा का क्या मतलब है यहाँ पे, when you are given with the position ratio, जब हमें पोजीशन रेशो दे रखी हो। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पीवी गामा। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, पीवी गामा। वर्क डन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीवी गामा के। सो दैट्स, मैम क्लास की टाइमिंग चेंज कब होगी, इस टाइम तो बहुत थक जाते हैं और फिर नींद आती है। आई टोटली एग्री विद यू निधि। मंडे से बच्चे, जब आपको आपको आज कोई मेल आई है कैटालिस्ट और उस फोटोन से रिलेटेड, मुझे पूछना था, निधि का मैसेज पढ़ के याद आ गया। यस, हैव यू गॉट एनी मेल रिगार्डिंग दैट। सनी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना सभी बच्चों को, नो मेल। ठीक है, तो कल तक बच्चे आपको मेल आ जाएगी, कल तक आप लोगों को वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स देयर वुड बी नो क्लास अप टू लाइक 10:15 से 11:15 वाली कोई क्लास नहीं होगी। 10:30 बजे पैकअप हो जाएगा। ठीक है, 10:30 तक रहेगा मैक्सिमम टाइम। तो इस टाइम पे हम भी समझते हैं काफी बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं सारे दिन के। सो आई टोटली एग्री विद दिस। ठीक है निधि, तो बस बच्चे 2 दिन ही और हैं, 2 दिन का वेट कर लो, फिर आपकी क्लासेस 10:30 बजे पैक हो जाया करेंगी। ठीक है ना, अरे आपको क्या, मैं तो खुद कह रही हूँ कि मुझे खुद लेट हो जाता है, मुझे भी नींद आ रही होती है कई बार। कल की क्लास में तो बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, पीवी गामा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई। यस, चलो अब हम एक चीज पढ़ेंगे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर। इंडिपेंडेंट ही होता है ना, फ्रीडम का मतलब इंडिपेंडेंस।
So a degree of freedom is an independent physical parameter in the formal description of the state of a physical system. फिजिकल सिस्टम में बच्चे जो इंडिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें आपको जनरली याद रखना है कि जब भी कोई मोनो एटॉमिक गैस हो, मोनो एटॉमिक गैस मतलब कोई ऑक्सीजन ऐसे ही हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, तो उसमें ओनली ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल होता है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ओनली एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग मोशन हो सकता है, और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है, 3। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है, मान लो H2 है, O2 है, N2 है, तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ 2 रोटेशनल मोशन भी इंस्टॉल हो जाते हैं, मतलब 2 रोटेशनल मोशन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल। और फिर इन केस ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस कैसी होती है, जिसकी शेप लीनियर हो, जैसे CO2। ठीक है, लीनियर में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5। नॉन लीनियर जिसकी लीनियरिटी नहीं होती, जैसे अमोनिया ले लिया, SO2 ले लिया, ये नॉन लीनियर है, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है, 6। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा, नॉन लीनियर की बात कर लेते हैं कि ऐसे एग्जांपल दिया होता है कि नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो यू हैव टू, बस ये 4 ही मेन दिमाग में रखने हैं। मोनो एटॉमिक में 3, डाई में 5, ठीक है, और थर्ड वाला कौन सा है हमारा, लीनियर पॉलीएटॉमिक, उसमें भी 5, और नॉन लीनियर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, सो ओनली दिस मच यू हैव टू बी रिमेम्बर। क्लियर है ये सब, यस और नो? अब देखो बच्चे, एक चीज और है, हमें फॉर्मूलाज कई बार आते हैं। सीवी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, F/2R, जहां पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या रहता है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CM के लिए फॉर्मूला रहता है, CV के लिए सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे F/2R। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो F+2/2 इंटू R। और अगर आपको गामा निकालना है, पोजीशन रेशो, तो F+2/F। ये सबने तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। CV इज इक्वल टू F/2 इंटू R, CP कांस्टेंट प्रेशर पे F+2/2R, और गामा का क्या रहता है, F+2/F। सो दिस वुड बी द टेबल, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे अब देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट आपको मुझे इसमें बताना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड व्हेन 0.75 मोल, यानी एन दे रखा है हमें 0.75 मोल की आइडियल गैस एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल एट 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है, 273 + 27 यानी 300 केल्विन। चेंज V1 आपको दे रखा है 15 लीटर, V2 हमें दे रखा है 25 लीटर। हमें वर्क डन निकालना है, तो इसके बेस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन चीजों के बेस पे विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर। बस मुझे फॉर्मूला बता दो, क्वेश्चन फिर सॉल्व करने का तो अभी टाइम नहीं है। वैसे भी लॉग वैल्यू आने वाली है, अरे मैंने तो हिंट ही दे दिया। ठीक है ना, लॉग वैल्यू आने वाली है, तो लॉग अभी हमें निकालना नहीं आता। सो बस ये बताओ कि कैसे रहेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, बस इतना बता दो मुझे। यस, कम फास्ट बेटा, क्या फॉर्मूला लगेगा। अभी अभी जो फॉर्मूला किया ना हमने वही लगेगा, मैंने हिंट भी दे दिया। यस, गो फॉर इट, विच फॉर्मूला। जल्दी बताओ, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा है, बड़ा ही गलत बात है बेटा।
यस, कम फास्ट। पी एक्सटर्नल लॉग वी एफ बाय वी आई, बिल्कुल सही। डब्ल्यू का हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चे, इसमें लगेगा -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ बाय वी आई, जो अभी हमने पढ़ा। देखो, ठीक है, माइनस एन आर टी लॉग वी टू बाय -2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। तो 2.303 एन का क्या था वैल्यू, 0.75। आर की वैल्यू होती है 8.314। टेम्परेचर 300 केल्विन। लॉग ऑफ V2 बाय V1 यानी 25/15। तो ये वैल्यू लॉग की निकाल के यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला लग रहा था, हमें सिर्फ फॉर्मूला ही जानना था। ठीक है ना, गुड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। ठीक है, एक n इज इक्वल टू 2 मोल दे रखा है, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा V1 0.5 लीटर, ml है तो मैंने 0.5 लीटर लिख दिया। V2 हमारा 2 लीटर है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। नॉर्मल प्रेशर मतलब प्रेशर कितना है, 1 बार। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वर्क डन के लिए इसमें, सेम या फिर डिफरेंट? सेम फॉर्मूला लगेगा ना, जैसा पहले था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा बेटा। इसमें भी हमारे पास क्या लगेगा, यही वाला फॉर्मूला, -2.303 एनआरटी लॉग वी एफ बाय वी आई वाला। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अ सिस्टम सफर्स एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 80 जाउल एंड एट द सेम टाइम हैज 50 जाउल ऑफ वर्क डन ऑन इट। ठीक है, व्हाट इज द हीट चेंज ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम जो है उसमें इंटरनल एनर्जी 80 जाउल है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, मींस डेल्टा यू 80 जाउल है, एट द सेम टाइम हैज 50 जाउल ऑफ वर्क डन ऑन इट, और उस पे 50 जाउल का वर्क डन हो रहा है, तो हीट कितनी चेंज होगी? who's gonna tell me this? yes, फटाफट से इसको करो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q प्लस W था। तो वर्क डन ऑन इट मींस वर्क इज डन ऑन द जनरली वर्क डन ऑन इट, तो ये माइनस हो जाएगा ना, हम वर्क लगा रहे हैं ऑपोजिट में, इट इज 80, दिस इज माइनस, अच्छा ये +50 ही रहेगा हमारे पास, वर्क डन ऑन है ना, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 - 50, 30 जाउल। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम होता तो वर्क डन नेगेटिव लिखते हैं हम। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W है, तो 80 - 50 क्या आ जाएगा हमारा, 30 जाउल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। यस, अरे सबने निकाल ही लिया, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये वाला वर्क डन निकालना है हमें। गामा की वैल्यू दे रखी है, हिंट दे दिया, गामा की वैल्यू दे रखी है, तो गामा वाला ही हम वो लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम एट अ प्रेशर दिस एंड दिस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम, यानी P1 दे रखा है आपको बच्चे 4 × 10⁵5। P2 दे रखा है 24 × 10⁵5। V1 हमें दे रखा था 2, V2 हमें दे रखा है 5, और गामा की वैल्यू क्या है 1.4। हमें वर्क डन निकालना है। क्या था फॉर्मूला वर्क डन का, इन द फॉर्म ऑफ गामा। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। कुछ बच्चों का क्या था कंफ्यूजन कि मैम वर्क डन के इतने फॉर्मूले हैं, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा लगाना है। सो बच्चे डायरेक्टली आपको दे रखा होगा तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे इसमें गामा दे रखा है, तो अब हम यही सोचेंगे ना कि गामा दे रखा है तो हमें ऑब्वियसली गामा वाला फॉर्मूला ही लगाना है। सो उस चीज में आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस टाइम पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला भी आप लगा सकते थे। ठीक है, पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, P1 है, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, P1 V1 माइनस P2 V2 इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास, ये देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना, P1 V1
P1V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। गामा कांस्टेंट वाला रहने दो, सिंपल लगाओ। डेल्टा पीवी अपॉन गामा माइनस 1 आया था, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। सबकी वैल्यू है हमारे पास P2 की भी वैल्यू है, ठीक है। V2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, यानी कि 1.4 माइनस 1। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? इज इट क्लियर? हाँ, जो भी आंसर आएगा वो सबका आ जाएगा। क्या आ रहा है, 1.6 इंटू कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना चलेगा, इतने का वो चल जाता है, मे बी इधर कुछ हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे एंथैल्पी की। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज अबाउट एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी में देखो क्या लिखा गया है। एंथैल्पी क्या है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी हमारी क्या है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन करे थे ना बच्चे हमने, स्टेट फंक्शन करा था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करी थी, ये सब हम पढ़ के आए हैं। क्या था स्टेट फंक्शन? दैट डिपेंड ऑन स्टेट। जो सिर्फ बच्चे स्टेट पे ही डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, दैट वुड बी जनरली कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। अब हमने देखा कि हमने जहां भी इंटरनल एनर्जी यूज करी ना, वी यूज डेल्टा U, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी हमने डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W पढ़ा, हमने U नहीं पढ़ा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की, वो कैलकुलेट हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर आप U की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू H की भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास डेल्टा H आता है, दो केस बनते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा PV। एक क्या रख सकते हैं बच्चे हम, जैसे मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो क्या फॉर्मूला लगता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P। तो V डेल्टा P आ जाता है, ठीक है। और यूनिट क्या रहती है, H है तो एक तरह की हीट ही, H इज जनरली अ हीट, फॉर्म ऑफ हीट है, तो हीट जो है वो जाउल और कैलोरीज में ही होती है। और H पे क्या लिखा है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? आप बिल्कुल ये भी कह सकते हैं हम दीप्ति कि मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है दैट डिपेंड ऑन स्टेट। अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, यहाँ पे लिखा गया है H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? यस, कौन सी थी, कौन बताएगा मुझे, याद है सबको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में? यस, लेट मी नो। बताओ बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव तो पढ़ी थी हमने, इतने स्लो क्यों हो गए हो? बैटरी लो हो रही है, नींद आ रही है, नींद? चलो कोई बात नहीं, 2 ही दिन है, फिर नेक्स्ट टाइम से हम नहीं, वैसे तो ये ना चूज तुम लोगों ने ही किया था स्लॉट इतनी लेट नाइट का। अब सर्दियां आ गई है ना, तो सर्दियों में पता लगता है, जब रात तक आते आते बैटरी लो हो जाती है, तब हमें लगता है भी हम तो रात को जग के पढ़ लेंगे, बट सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, गर्मियों में तो पढ़ा जाता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास एडेड, ठीक है ना, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मास पे। और इंटेंसिव होती है जो इंडिपेंडेंट थी। इंटेंसिव कौन सी थी, जो इंडिपेंडेंट रहती है मास के, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये जो एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द सब्सटेंस पे, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV करेंगे अगर बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V।
अब इन्होंने क्या बोला, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर कांस्टेंट पी इज माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच को किसके इक्वल रख सकते हैं हम, क्यू के इक्वल रख सकते हैं ना। डेल्टा यू अगर हम क्या बोल दें, डेल्टा यू क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन जीरो हो जाता है हमारा, तो पी डेल्टा वी तो जीरो हो गया, पी डेल्टा वी हमने जीरो कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू के किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर प्रेशर ही कांस्टेंट है तो डेल्टा एच को आप एन सी पी डेल्टा टी भी लिख सकते हो, और वॉल्यूम पे डेल्टा एच इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। तो इसको इतनी यूजफुल नहीं है, लीव दिस, दिस विल कंफ्यूज यू। ओनली यू हैव टू रिमेम्बर दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ, देखो, अरे 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 अरे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है मुझे ना अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। हाँ बस ये लास्ट टॉपिक है, हम भी अपना बंद करने वाले हैं, बस लास्ट टॉपिक है, स्क्रीन अनशेयर होगी, एक बारी दोबारा शेयर करके बता दूं, हम भी पैकअप करने वाले हैं अपना, ठीक है। गोइंग टू पैकअप, जस्ट वन मोर टॉपिक टू गो, छोटा सा। देखो ये चीज थी ना, इसको कंफ्यूज मत हो इसमें कि ये सीपी डेल्टा टी के इक्वल क्यों रखा है। आपने सिंपल क्या लिखना है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी है ना बच्चे, एक बारी पी डेल्टा वी लिख दो, और कि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर को बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर लिखोगे, पी डेल्टा वी आ जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बाहर लिख के वी डेल्टा पी लिख दोगे। ओनली दैट थिंग यू हैव टू बी कीप इन माइंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंथैल्पी चेंज। इन्होंने डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी, डेल्टा पीवी था ना, पीवी को बच्चे एनआरटी लिख सकते हैं, वही चीज लिख दी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। एन आर तो कांस्टेंट है, उसको डेल्टा टी लिख दिया, और डेल्टा यू को आप लिख सकते हो ना एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी भी होती है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी दोनों में कॉमन ले लो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन ले लिया, और एन भी कॉमन ले सकते हैं, एन और डेल्टा टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, सीवी प्लस आर। यू नो डैट सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है, तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर हो सकता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो कि अगर न्यूमेरिकल सीपी सीवी में दे रखा हो, यू कैन ऑल्सो राइट एंथैल्पी इन द फॉर्म ऑफ सीपी एंड सीवी। क्लियर हुई ये बात, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एनआरटी की जगह क्या लिख दिया मैंने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, पीवी की जगह एनआरटी लिख दिया, ठीक है। फिर एन डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डेल्टा टी, उस दोनों को, उन दोनों में से डेल्टा टी और एन को वो ले लिया, आउट कर लिया, मतलब कॉमन ले लिया। सीपी प्लस सीवी बचे आर था, तो सीवी प्लस आर की जगह आप सीपी लिखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। क्लियर यहां तक सबको, यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, एनी प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर है।